Hello, student. Welcome back to my YouTube channel, Smart Study Coach. और इसमें कुछ चीजें तो हम पढ़ चुके थे। जैसे क्या क्या चीजें पढ़ चुके थे, समांतर प्लेट की जितनी व्यवस्थाएं थी उसको हम लोग जान चुके हैं। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र को समझ चुके हैं। समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में परावैद्युत पदार्थ हो उसको समझ चुके हैं। अब आज हम लोग का जो टॉपिक होगा, ठीक है, वो होगा संधारित्रों का संयोजन। इसमें हम लोग समझेंगे कि संधारित्र का संयोजन कैसे होता है, कैसे संधारित्र एक तरीके से कार्य करते हैं। ठीक है, हम लोग इसको क्या करेंगे, समझेंगे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ अगला टॉपिक आपका है संधारित्रों का संयोजन। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने संधारित्र, आप लोगों ने देखा है कि संधारित्र क्या होते हैं। संधारित्र एक ऐसी व्यवस्था होती है, ठीक है, जो क्या करते हैं, ऊर्जा को, हाँ, आवेश को ग्रहण करने की व्यवस्था क्षमता होती है उनके अंदर। ठीक है, तो यहाँ यही बता रहा है कि ऐसे जब बहुत सारे संधारित्र का संयोजन किया जाए एक साथ, ठीक है, बहुत सारे संधारित्र हो और उनका संयोजन किया जाए तो उन्हें कितने भागों में बांटा जा सकता है संयोजन के प्रकार से। ठीक है, तो ये बताया था कि संयोजन के आधार पर उन्हें कितने दो भागों में बांटा जा सकता है। ठीक, एक आपका है श्रेणी क्रम और एक है आपका समांतर क्रम। ठीक है, ये आपने हाई स्कूल में पढ़ा भी होगा, इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको होगी भी। तो इसमें हम लोग समझेंगे समांतर क्रम को और श्रेणी क्रम को। इसमें जो आपका दो टॉपिक दिया जाएगा, ठीक है, पहला होगा आपका श्रेणी क्रम, ठीक, श्रेणी क्रम, और एक होगा आपका समांतर क्रम। ठीक, ये दो प्रकार आपके होंगे। ठीक है, एक होगा आपका श्रेणी क्रम, ठीक, और एक होगा आपका समांतर क्रम होगा। ठीक है, ये दो क्रम आपके बताए जाएंगे, इसी को हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो पहले हम लोग शुरू क्या करेंगे, श्रेणी क्रम के बारे में, कि श्रेणी क्रम क्या होता है, कैसे कार्य करता है। ठीक है, इसकी धारिता कैसे होती है, तुल्य संधारित्र कैसे कार्य करते हैं। ठीक है, इन सभी चीजों के बारे में क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है, चलिए, तो पहले आप इसको लिख लीजिए, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम को। ठीक है, कि दो पार्ट में होते हैं। फिर उसके बाद हम लोग संधारित्रों का संयोजन जो होता है दो प्रकार से होता है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। संधारित्र के साथ जोड़ दिया जाता है। अब इसका हम एक चित्र बनाएंगे, उसको आप देखिएगा, समझेंगे इसको उसी के माध्यम से। चलिए, तो इसको हम लोग समझेंगे क्या बता रहा है, कैसे क्या चीजें हैं। ठीक है, बताया था कि श्रेणी क्रम वह व्यवस्था है, ठीक है, कौन सी व्यवस्था है, वह व्यवस्था, या वह व्यवस्था जिसमें संधारित्र को एक के बाद एक करके जोड़ा जाता है। ठीक है, यानी ये बताया जा रहा है इसमें, ठीक है, कि जब संधारित्र को, ठीक है, संधारित्र जैसे आपका संधारित्र बना हुआ है, ये जो फिगर पूरा बना है ये किसका है, ये संधारित्र का पूरा फिगर है। ठीक है, तो बताया जा रहा है संधारित्र के बारे में। ठीक है, कि जब संधारित्र की प्लेटों को किससे जोड़ा जाता है, बैटरी से जोड़ा जाता है। जैसे कि बैटरी से जोड़ दिया गया है। अब बैटरी से जोड़ने मतलब है कि इसमें कुछ ना कुछ मात्रा में वोल्ट होगी, बैटरी में कुछ ऊर्जा होगी। ठीक है, तो इससे बताया था कि जब इसको क्या किया था, बैटरी के साथ में जोड़ दिया जाता है, तो इसकी जो प्लेटें दी गई हैं, यानी कि जो संधारित्र दिया गया है, तो जो बैटरी है, ठीक, वो कई सारे जगहों पे अपनी धारा को भेजना शुरू करते हैं। अगर एक ही संधारित्र होता यानी C1 ही होता, जो कि यहाँ पे दिया गया कि संधारित्र को एक के बाद एक लाइन में जोड़ा जाता है, एक लाइन में जोड़ा जाता है, तो इसे यहाँ पर आपका C1 C2 C3 दिया गया, तो यहाँ संधारित्र की संख्या कितनी है, 3 है। ठीक है, तो यहाँ बताया था कि एक के बाद एक एक करके आवेशों के साथ, मतलब वो विभव के माध्यम से आवेशों को बढ़ाते हुए क्या कर दिया जाता है, जोड़ा जाता है इसमें, जिसमें आपका C1 C2 C3 के रूप में दिया गया है। ठीक, अब फिर यहाँ क्या बताया था कि एक लाइन में जोड़ा जाता है। इस संयोजन के प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट को, जो कि आपके पहली प्लेट को दिया गया है, पहली प्लेट को पिछले संधारित्र के साथ क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। अब यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा आप, कि संधारित्रों की संख्या बढ़ भी सकती है, संधारित्रों की संख्या घट भी सकती है। ये निर्भर करता है किस पर, बोल्ट पर। अगर मान लीजिए बोल्ट बहुत भारी मात्रा में है, ठीक है, तो संधारित्र की संख्या बढ़ भी सकती है, और अगर बोल्ट कम से कम मात्रा है तो संधारित्रों की संख्या क्या हो जाएगी, घट सकती है। ठीक है, जब बोल्ट कम रहेगा तो संधारित्रों की संख्या क्या हो जाएगी, घट जाएगी।
तो इस तरीके से इसको क्या किया गया है, बताया गया है। ठीक, अब देखा जाए इस पे तो यहाँ पे एक बोल्ट दिया गया है, ये एक बोल्ट एक बैटरी की व्यवस्था है। ठीक है, यहाँ से संधारित क्या हो रहे हैं एक तरीके से, मतलब एक तरीके से धारा प्रवाहित हो रही है आवेश के माध्यम से। ठीक है, आवेश प्रवाहित हो रहा है, धारा बह रही है। ठीक है, और यहाँ संधारित जो दिया गया है, तो पहले यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है, तो यहाँ पे भी आवेश क्या हो रहे हैं, प्लस क्यू हो रहे हैं। ठीक है, और यही व्यवस्था फिर आगे चल के बताई गई है कि इधर से क्या आ रहे हैं, माइनस क्यू आवेश। तो ये माइनस क्यू आवेश क्या कह रहे हैं, इस तरीके से नहीं आ रहे हैं, इधर से माइनस क्यू आवेश आ रहा है, इधर से प्लस क्यू आवेश, ये जा इसी तरफ रहे हैं। ठीक है, लेकिन संधारित्र की जो व्यवस्था है, जिसके अंदर पदार्थ लगे हुए हैं, वो आवेश को क्या कर रहे हैं, तरीके से चेंज कर रहे हैं। समझे कैसे, देखिए, जब आप एक बैटरी लेते हैं, ठीक है, जैसे आपने घड़ी में सेल लगाया, ठीक है, तो जब घड़ी में सेल का प्रयोग करते हैं, तो आपने देखा एक तरफ प्लस टर्मिनल होता है, एक तरफ निगेटिव माइनस टर्मिनल होता है। ठीक है, तो जब धारा निकलती है तो किधर से निकलती है, अब यही देख लीजिए, ये इधर से जाएगी तो प्लस की तरफ जाएगी, माइनस की तरफ जाएगी, तो वो प्लस की तरफ से धारा निकलना शुरू होती है। और जब धारा प्लस की तरफ निकलेगी तो क्या काम करेगी, जो उसका कार्य है वो पहले करेगी। जैसे मान लीजिए घड़ी लगी हुई है, अब इस घड़ी में पहले हमने सेल जब डाला, ठीक है, तो पहले प्लस से धारा निकलेगी, वो पहले जाएगी घड़ी को चलाएगी। ठीक है, घड़ी को क्या करेगी, तरीके से चलाएगी, और फिर उसके बाद उसमें जो धारा बचेगी वो फिर माइनस की तरफ आकर के क्या हो जाएगी, निष्क्रिय हो जाएगी तरीके से। ये व्यवस्था लगातार चलती रहती है, क्योंकि घड़ी भी सेल के लिए एक तरीके से संधारित्र का ही कार्य करेगा, क्योंकि घड़ी में जो सेल लगता है, बैटरी लगता है, उसको भी वोल्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो वो भी एक तरीके से क्या करता है, संधारित्र के ही तरीके से कार्य करता है। ठीक, तो यहाँ पर आपका जो बोल्ट है, तो यहाँ एक संधारित्र दिया गया है C1 C2 और C3 के रूप में दिया गया है, जिसमें आवेशों को क्या क्या है व्यक्त किया, और बाद में आप देख सकते हैं कि प्लस आवेश, फिर माइनस आवेश, फिर प्लस आवेश C2 में, ये अलग अलग भी अगर हो सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सिर्फ C1 होता है, ठीक है, ये भी आपका अलग होता है, C1 होता है, ये भी आपका अलग C1 होता है। ठीक है, तो यही आवेश इसी तरीके से कार्य करते हैं, क्योंकि बीच में जो संधारित्र भरा हुआ है, जैसे ये आपका जो घड़ी लगी हुई ऊपर, तो इसमें जो सेल लगता है, ये सेल डिस्चार्ज क्यों हो जाता है। जैसे अभी कल आप परसों आप देखे थे, घड़ी बंद थी, ठीक, चल नहीं रही थी, तो इसका मतलब ये तो सेल डिस्चार्ज हो गया। तो सेल डिस्चार्ज होने का क्या कारण रहता है, कारण यही रहता है कि इसके जो बोल्ट है तरीके से क्या हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। इसका मतलब आवेश की जो व्यवस्था थी वो खत्म हो गई, क्योंकि जो जब ये चलती है घड़ी, ठीक है, तो उसे ऊर्जा चाहिए चलने के लिए, तो वो ऊर्जा क्या हो गई एक तरीके से बोल्ट के रूप में, जो मतलब उसे आवेश चाहिए था। ठीक है, वो आवेश उसे सेल से मिलता था, और जब आवेश मिलना बंद हो गया तो सेल अपने वो घड़ी अपने आप क्या हो गई, बंद हो गई। तो इस तरीके से आवेश का क्या होता रहता है, दोहन होता रहता है। ठीक है, इस तरीके से आवेश का या विभवांतर का क्या होता है, दोहन रहता है। और जैसे जितनी मात्रा में दोहन होगा, उतनी ही बड़ी मात्रा में संधारित्र जो धारिता होगी, उसका क्या होगा, एक तरीके से प्रयोग होता जाएगा। जैसे परिमाण समान रहता है, ये ध्यान रखिएगा, सभी संधारित्रों का आवेश परिमाण समान रहता है। ठीक है, ये हो गया। फिर लिखो विभवांतर, फिर डालो इसमें विभवांतर, संधारित्रों का विभवांतर अलग अलग होता है। ठीक है, यही आप जानना चाह रही थी। तो बोल्ट इसका जो दिया गया है आपका इसी तरीके से कार्य, क्योंकि हमने अभी आपको बताया कि भिन्न भिन्न तरीके से होते हैं। तो यहाँ पर बोल्ट भी आपका आपका हो जाएगा B1 B2 प्लस B3 के रूप में आएगा। ठीक है, इस तरीके से इसका बोल्ट भी आएगा। और फिर उसके बाद इस पे जो आवेश दिए गए हैं वो आपने देखे हैं। ठीक है, आवेश कौन कौन सा दिया गया है आपको, एक दिया गया है प्लस क्यू आवेश और एक माइनस क्यू आवेश। तो यहाँ आपको दिया गया है संधारित्र C1 C2 C3। ठीक है, बोल्ट आपको दिया गया, जिसको बोल्ट के बारे में बताया गया। ठीक है, कि जिस प्रकार से आवेश होगा, आवेश तो एक तरीके से समान रहेंगे, परिणाम जो उसका होते हैं, ठीक है, उसके परिमाण जो होते हैं एक तरीके से समान में तरीके से कार्य करते हैं आवेश के। लेकिन जो आपका बोल्ट यानी कि विभवांतर के रूप में होगा, एक होंगे अलग अलग संधारित्र के लिए अलग अलग बोल्ट का प्रयोग किया जाएगा। ठीक, फिर आगे बताया था आवेश के बारे में। तो आवेश आपका क्या है, प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश होता है। ठीक है, ये चीजें आपको दी गई यहाँ पर। अब सबसे पहली चीज इसमें हमने आपको याद होगा कि हमने एक फार्मूला इसमें आपको बताया था। ठीक है, एक फार्मूला होता है D इक्वल टू क्यू अपान सी। ठीक है, इसमें आपको बताया गया था B इक्वल टू क्यू अपान सी के रूप में बताया गया था, जिसमें यह आपका विभवांतर, ये है आवेश, और ये क्या है, ये आपका फार्मूला का प्रयोग किया है B इक्वल टू क्यू अपान सी के रूप में। अब एक एक फार्मूले के रूप में इसको हम रखेंगे तो हो जाएगा आपका B1, क्यू तो आपका बदलेगा नहीं, आवेश जो होता है परिणाम पर एक तरीके से समान रहता है, ये हो जाएगा आपका C1। इसी तरीके से B2 क्यू अपान C2, ये हो जाएगा B3, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम मान के चलिए कुल विभव को निकालते हैं, क्या करते हैं, कुल विभव निकालेंगे यहाँ पर अगर, ठीक, कुल विभव यानी कि
बी निकालेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, B1 प्लस B2 प्लस B3, ठीक है। यहाँ वैल्यू दी गई है आपको Q अपान C1 प्लस Q अपान C2 प्लस Q अपान C3 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर देखिए आप एक तरीके से, तो इसमें Q कॉमन हो जाएगा और क्या बचेगा आपका 1 अपान C, इसमें क्या होगा बचेगा, ठीक है। तो जब Q कॉमन होगा तो हो जाएगा 1 अपान C1 C3 आपका आएगा, ठीक है, कुल विभव, ठीक। तो ये हमारा निकल कर आ गया B की वैल्यू के रूप में, ठीक है, धारिता मतलब इस तरीके से। लेकिन एक चीज आप और ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ये तो निकल कर आ गया और हमें शुरू में ही पता है B की वैल्यू क्या है, B इक्वल टू क्या है यहाँ पर Q अपान C, ठीक है। तो इसी को हम लोग यहाँ जो B की वैल्यू दी गई है उसको रखेंगे, ये हो जाएगा आपका Q अपान C इक्वल टू Q, ठीक है, 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 C3। तो यहाँ से Q Q कैंसिल हो जाएगा, 1 अपान C इक्वल टू 1 अपान C1 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3, ये आपका फार्मूले के रूप में आएगा, ठीक है। ये हो गया आपका श्रेणी क्रम का फार्मूला। एक बार आप देख लीजिए फिर से यहाँ, हाँ फिर से बताते रहे, देखिए यहाँ सबसे पहली चीज संधारित्र जो आपका दिया गया था, 3 संधारित्र दिए गए थे, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिएगा संधारित्र की संख्या बढ़ भी सकती है, यहाँ मान लीजिए कि संधारित्र की संख्या Cn भी हो सकती है, विभव की संख्या भी Bn हो सकती है, लेकिन आवेश क्या होंगे एक तरीके से समान ही प्रवाहित होंगे, ठीक है, क्योंकि उसको हमने लिखा ही दिया। तो आपका संधारित्र दिया गया C1 C2 C3 दिया गया है, वोल्ट दिया गया है B1 B2 B3 दिया गया है, आवेश आपका माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश, वो मतलब प्लस क्यू आवेश माइनस क्यू आवेश, जो कि दोनों संधारित्रों के प्लेटों के आपने देखा किनारे लगे हुए हैं, ठीक है। और हमें पता है कि B इक्वल टू क्या होता है, Q अपान C होता है, यानी कि विभवांतर बराबर आवेश बटे संधारित्र के रूप में या धारिता के रूप में, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा क्या B इक्वल टू B1 के लिए पहले विभव के रूप में निकालेंगे इसको, तो सबके अलग अलग फार्मूले निकलेंगे। अलग अलग फार्मूले का मतलब क्या है कि जैसे हमने ये कहा आपसे कि अगर बोल्ट कम हो जाएगा तो धारिता अलग हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, जितना बड़ा बोल्ट रहेगा उसी तरीके से धारिता उस पर कार्य करेगी। तो अगर हम ये कहते हैं कि हमें सिर्फ B निकालना है तो B भी निकाल सकते हैं, यानी कि B1 भी निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने B यहाँ पे निकाला नहीं कि बोल्ट जितना होगा और आवेश उतनी ही क्या होगी धारिता होगी उसके, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले बता देखा कि B1 इक्वल टू Q अपान C1 हो जाएगा, B2 इक्वल टू Q अपान C2 हो जाएगा, B3 इक्वल टू Q अपान C3 हो जाएगा। तो हम कुल विभव निकालेंगे, B की वैल्यू जो है कुल विभव तभी निकलेगा जब हम सारे विभव को क्या कर लेंगे एक साथ जोड़ लेंगे। तो ये हमारा Q1 C1 प्लस Q2 C2 प्लस Q अपान C3, तो यहाँ से Q हमने कॉमन कर लिया, ये हो जाएगा आपका 1 अपान C1 1 अपान C2 1 अपान C3 हो गया, ठीक है। आवेश बाहर निकल आया। यहाँ देखिए कुल विभव जो दिया गया है, तो विभव का फार्मूला क्या होता है, B इक्वल टू Q अपान C, यहाँ पे Q अपान C रख दिया गया, Q कॉमन हमने लिया ही था, तो यहाँ पे 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3 हो गया, ठीक है। Q से Q कैंसिल हो गया, 1 अपान C इक्वल टू 1 अपान C1 C2 और प्लस 1 अपान C3, ये आपका श्रेणी क्रम का क्या हो गया फार्मूला निकल कर आ गया, ठीक। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और फॉलो करें।